नमस्कार। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे। ये है समन। कैसे जारी होते हैं, कैसे उनकी तामील होती है। तामील मतलब सर्व करना, और गवाहों को अदालत में कैसे बुलाया जाता है। देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी सिविल मुकदमा मतलब दीवानी मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ बढ़िया स्रोत भी हैं। एक तो डॉक्टर विकास खाखरे का दस्तावेज है, जो खासतौर पर समन यानी आदेश वी पर है। फिर आईपी लीडर्स ब्लॉग का एक लेख है, जो काफी आसान भाषा में समझाता है। और हमने सीपीसी के परिशिष्ट बी से समन के कुछ प्रारूप भी देखे हैं, सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए कि ये होते कैसे हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये समन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं है, क्यों है ये इतना जरूरी, ये कैसे काम करता है, और कैसे ये पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। अक्सर लोग इसे बस एक नोटिस समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समन चेज क्या है, कानूनी दुनिया में इसका मतलब क्या है? देखिए, मजे की बात यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उसमें समन शब्द की कोई ऐसी औपचारिक परिभाषा दी नहीं गई है। लेकिन अगर बिल्कुल आम भाषा में समझें तो ये अदालत का भेजा हुआ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये दस्तावेज किसी व्यक्ति को, आमतौर पर प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ केस दायर हुआ है, ये निर्देश देता है कि भाई एक तय तारीख पर अदालत में हाजिर हो और अपने ऊपर जो इल्जाम लगे, जो मुकदमा दायर हुआ है, उसका जवाब दो। अच्छा। इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही है, प्रतिवादी को बताना कि देखो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये नेचुरल जस्टिस यानी कुदरती इंसाफ के एक बहुत पुराने सिद्धांत पर आधारित है, ऑडी अल्ट्रम पार्टिम। हाँ, ऑडी अल्ट्रम पार्टिम दूसरे पक्ष को भी सुनो। बिल्कुल। समन ये पक्का करता है कि प्रतिवादी को अपना बचाव करने का, अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। इसी से तो सुनवाई निष्पक्ष होगी। और हाँ, ये सिर्फ प्रतिवादी के लिए नहीं है, गवाहों को बुलाने या जरूरी दस्तावेज अदालत में मंगवाने का भी यही एक जरिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बुलावा नहीं हुआ, ये तो प्रतिवादी का एक तरह से अधिकार है कि उसे कार्यवाही की पूरी सूचना मिले। ये तो निष्पक्षता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सवाल उठता है कि एक वैध समन कैसा होना चाहिए, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। तो कानून, खासकर सीपीसी का आदेश वी, उसके नियम 1 और 2 कुछ जरूरी बातें बताते हैं। पहली बात, इस पर जज साहब के दस्तखत होने चाहिए या फिर उनके द्वारा अधिकृत किसी कोर्ट ऑफिसर के। ठीक है। दूसरी बात, इस पर अदालत की मोहर यानी सील लगी होनी चाहिए। तीसरी, और ये बहुत ही अहम है, समन के साथ वाद पत्र यानी प्लेंट, जो दावा दायर किया गया है, उसकी एक कॉपी लगी होनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। या कम से कम उस दावे का एक सार, एक संक्षिप्त विवरण जरूर होना चाहिए, ताकि जिसे समन मिला है उसे साफ साफ पता तो चले कि आखिर दावा है किस बारे में। बिल्कुल, बिना ये जाने कि मुकदमा है क्या, कोई अपना जवाब कैसे तैयार करेगा? सही कहा। चौथी बात, इसका एक तय फॉर्मेट होता है। सीपीसी की पहली अनुसूची के परिशिष्ट बी में इसके फॉर्म्स दिए गए हैं, उसी के मुताबिक ये होना चाहिए। और एक खास स्थिति है, वो भी नियम 1 में है। अगर मान लीजिए प्रतिवादी मुकदमा दायर होते समय खुद ही कोर्ट में मौजूद था और उसने वादी का दावा मान भी लिया, तो फिर उसे अलग से समन भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और इस समन के अंदर लिखा क्या क्या होता है, क्या जानकारी दी जाती है प्रतिवादी को? देखिए, आदेश वी के नियम 5 से 8 में ये बताया गया है। इसमें कई अहम बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जैसे किस अदालत ने जारी किया है उसका नाम, मुकदमे का नंबर, वादी और प्रतिवादी दोनों का नाम, पूरा पता, उनका विवरण, और सबसे जरूरी, किस तारीख और किस समय पर हाजिर होना है। हाँ। और ये तारीख ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिवादी को तैयारी करने के लिए, मतलब अपना जवाब बनाने के लिए, वकील करने के लिए मुनासिब वक्त मिल जाए। ये नहीं कि आज समन मिला और कल हाजिर होना है। सही बात है, वक्त तो मिलना चाहिए। हाँ, फिर समन में ये भी लिखा होता है कि बुलाया क्यों जा रहा है। क्या सिर्फ मुद्दों को तय करने के लिए, जिसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, या फिर मुकदमे के अंतिम निपटारे यानी फाइनल डिस्पोजल के लिए ही बुलाया जा रहा है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जो छोटी अदालतें होती हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, वो आमतौर पर सिर्फ अंतिम निपटारे के लिए ही समन भेजती हैं। अच्छा। और अगर समन अंतिम निपटारे के लिए है, तो उसमें प्रतिवादी को ये निर्देश भी होता है
कि भाई उस तारीख पर अपने गवाहों को भी साथ लेकर आना। और आखिर में एक चेतावनी भी होती है कि अगर आप बिना किसी वाजिब वजह के हाजिर नहीं हुए तो मुकदमा आपकी गैर मौजूदगी में ही सुना जाएगा और तय कर दिया जाएगा, जिसे एक्स पार्टे कहते हैं। एक्स पार्टे यानी एक तरफा। ठीक है, समन मिल गया। अब प्रतिवादी को अदालत में पेश कैसे होना होता है? क्या हर किसी को खुद जाना पड़ता है या कोई और तरीका भी है, या कोई छूट मिल सकती है? हाँ, देखिए, आदेश वी का नियम 3 बताता है कि प्रतिवादी 3 तरह से पेश हो सकता है। पहला, वो खुद व्यक्तिगत रूप से आ जाए। दूसरा, वो अपने वकील यानी प्लीडर को भेजे, पर वो वकील ऐसा होना चाहिए जो मामले से पूरी तरह वाकिफ हो और अदालत के हर सवाल का जवाब दे सके। या तीसरा, वकील के साथ कोई ऐसा व्यक्ति आए जो जवाब दे सके। अच्छा। हालांकि कोर्ट अगर चाहे तो किसी पक्ष को खास तौर पर कह सकती है कि आपको खुद पेश होना पड़ेगा। पेश होने के बाद, जैसा हमने पहले कहा, प्रतिवादी को आमतौर पर 30 दिन मिलते हैं अपना लिखित बयान यानी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए। अगर कोई वाजिब वजह हो तो कोर्ट ये समय बढ़ाकर 90 दिन तक कर सकती है। ठीक है। और छूट की बात, क्या कुछ लोगों को नहीं आना पड़ता? हाँ, छूट भी है। कानून में कुछ लोगों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है, जैसे धारा 132 है। ये उन महिलाओं को छूट देती हैं जिन्हें सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से, मतलब पर्दानशीन होने की वजह से, सार्वजनिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर धारा 133 है। ये कुछ बहुत ऊंचे ओहदे वाले लोगों को छूट देती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, केंद्रीय और राज्य के मंत्री, राज्यपाल वगैरह। अच्छा, ये तो बड़े पद हुए। आम आदमी के लिए भी कोई दूरी का नियम है? हाँ है। वो आदेश वी के नियम 4 में है। ये दूरी के आधार पर छूट देता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र, मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है और वो कोर्ट से 50 मील, मतलब करीब 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहता है। 80 किलोमीटर? हाँ, या अगर वहां तक आने जाने के लिए रेल या स्टीमर जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 5/6 हिस्सा हो, तो ये दूरी 200 मील यानी करीब 320 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर इतनी दूर रहता है तो उसे भी खुद आने से छूट मिल सकती है। 320 किलोमीटर, ये दूरियां तो आज के जमाने में थोड़ी अजीब लगती हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये नियम उस जमाने के हैं जब सफर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन नियम अभी भी यही है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये दूरी प्रतिवादी के लिए है। गवाहों के लिए दूरी का नियम थोड़ा अलग है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई पेशी और छूट की बात, पर यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। चलिए, मान लिया कोर्ट ने समन भेज दिया, पर कोर्ट ये कैसे पक्का करती है कि समन सही इंसान तक पहुंच ही गया, खासकर तब जब कोई जानबूझकर समन लेने से बच रहा हो या घर पर ही न मिल रहा हो? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और कानून ने इसका काफी हद तक इंतजाम किया है। आदेश बी में तामील यानी समन को पहुंचाने के कई तरीके बताए गए हैं। मकसद यही है कि कोई ये बहाना ना बना सके कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है व्यक्तिगत या सीधी तामील, पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। ये नियम 10 से 16 और 18 में है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट का जो अधिकारी होता है वो समन की एक कॉपी सीधे प्रतिवादी को देने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर वो मिल जाए तो उसे कॉपी देकर रसीद पर, मतलब एक्नॉलेजमेंट पर दस्तखत ले लेता है। अगर प्रतिवादी न मिले तो उसके किसी एजेंट को, जिसे उसने अधिकृत किया हो, उसे दे सकता है, या फिर उसके घर के किसी भी वयस्क सदस्य को दे सकता है, मर्द हो या औरत, कोई भी। लेकिन नौकर को नहीं दे सकते, है ना? हाँ, ये नियम 15 में साफ लिखा है, नौकर को देना वैध तामील नहीं मानी जाती। और अगर एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं तो कोशिश यही होती है कि हर एक पर अलग अलग तामील हो। ठीक है, ये तो हुआ सीधा तरीका। और अगर ये ना हो पाए तो दूसरा तरीका है न्यायालय द्वारा तामील, सर्विस बाय कोर्ट। ये नियम 9 में है। अगर प्रतिवादी उसी कोर्ट के इलाके में रहता है तो कोर्ट खुद अपने अधिकारी के जरिए तामील करवा सकती है। अच्छा। और इसमें आजकल सिर्फ अधिकारी भेजना ही नहीं बल्कि डाक से भेजना भी शामिल है, खासकर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू यानी आरपीएडी। आरपीएडी वो क्या होता है? वो ऐसी रजिस्टर्ड चिट्ठी होती है जिसकी डिलीवरी पर पाने वाले के दस्तखत होते हैं और वो रसीद, एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड, वापस भेजने वाले के पास आ जाती है, सबूत के तौर पर। अच्छा, सबूत के लिए। हाँ, इसके अलावा कोर्ट अब कुरियर सर्विस, फैक्स, यहाँ तक कि ईमेल से भी समन भेज सकती है। और आरपीएडी के मामले में एक खास बात है, अगर पोस्टमैन रिपोर्ट देता है कि प्रतिवादी ने लेने से मना कर दिया या वो घर पर नहीं मिला और रसीद वापस नहीं आती, तब भी कोर्ट ये मान सकती है कि तामील हो गई है। इसे डीम्ड सर्विस कहते हैं। ईमेल और कुरियर
ये तो काफी आधुनिक लग रहा है। जी हाँ, समय के साथ बदलाव हुए हैं। 2005 के सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाई कोर्ट्स को इन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल पर नियम बनाने चाहिए। ठीक है, और कोई तरीका? तीसरा है वादी द्वारा तामील, सर्विस बाय प्लेंटिफ। ये नियम 9A में है। वादी मतलब जिसने केस किया है वो खुद भी कोर्ट में अर्जी देकर इजाजत ले सकता है कि मैं खुद समन तामील करूंगा। तब कोर्ट उसे सीलबंद लिफाफे में समन देती है और वो प्रतिवादी को देकर उससे रसीद लेता है और कोर्ट में जमा करता है। अच्छा, वादी खुद भी दे सकता है? हाँ। अब आते हैं उस मुश्किल स्थिति पर जहां प्रतिवादी जानबूझकर बच रहा है या मिल ही नहीं रहा है। इसके लिए कानून में है प्रतिस्थापित तामील, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ये नियम 17, 19 और 20 में है। ये खास हालात में इस्तेमाल होता है। कैसे होती है ये? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है चिपकाना, अफिक्सिंग। मान लीजिए तामील करने वाला अधिकारी गया, लेकिन प्रतिवादी घर पे है पर दरवाजा नहीं खोल रहा, या समन लेने से या रसीद पर दस्तखत करने से साफ मना कर रहा है, या फिर वो घर पे है ही नहीं और काफी कोशिश के बाद भी मिल नहीं रहा है। तो वो अधिकारी क्या करेगा? वो समन की एक कॉपी उसके घर के बाहरी दरवाजे पर या किसी ऐसी जगह पर चिपका देगा जहां वो आसानी से नजर आ जाए। अच्छा। दरवाजे पे चिपका दिया। हाँ, और फिर वो अधिकारी कोर्ट में वापस आकर एक रिपोर्ट देगा। उसमें लिखेगा कि उसने क्या क्या किया, कौन गवाह थे और क्यों उसे समन चिपकाना पड़ा। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करती है कि तामील हुई या नहीं। ये नियम 17 और 19 में है। दूसरा और शायद ज्यादा मजबूत तरीका है न्यायालय के आदेश से प्रतिस्थापित तामील। ये नियम 20 में है। अगर कोर्ट को रिपोर्ट से या हल्फनामे से ये यकीन हो जाता है कि प्रतिवादी जानबूझकर समन लेने से बच रहा है ताकि मुकदमा आगे ना बढ़े, या किसी और वजह से सामान्य तरीके से तामील नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट खास आदेश दे सकती है। कोर्ट आदेश दे सकती है कि समन की एक कॉपी कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए और दूसरी कॉपी प्रतिवादी के घर या जहां वो आखिरी बार रहा था या काम करता था वहां किसी साफ दिखने वाली जगह पर चिपका दी जाए। इसके अलावा या इसके साथ साथ कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि उस इलाके के किसी अखबार में जहां प्रतिवादी आमतौर पर रहता या काम करता है, समन का विज्ञापन छपवाया जाए। क्या ये काफी माना जाता है? हो सकता है वो व्यक्ति अखबार पढ़ता ही ना हो। हाँ, ये सवाल उठता है। लेकिन सुनील पोद्दार बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2008 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोर्ट के आदेश पर नियम के मुताबिक अखबार में विज्ञापन छप गया है तो ये एक प्रभावी तामील मानी जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी को खबर हो गई, भले ही वो बाद में ये दलील दे कि जी मैंने तो वो अखबार पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, मतलब ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन एक बात और, यलावा बनाम शांतावा 1997 केस में कोर्ट ने यह भी चेताया था कि ये जो चिपकाने वाला या अखबार वाला तरीका है, यानी प्रतिस्थापित तामील, ये कोई रोजमर्रा का तरीका नहीं है। ये एक असाधारण तरीका है और इसे तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोर्ट को पूरा यकीन हो जाए कि बाकी सारे आम तरीके जैसे व्यक्तिगत तामील या डाक से भेजना नाकाम हो चुके हैं। ये एक तरह से आखिरी उपाय है। समझ गई। मतलब कानून ने पूरी कोशिश की है कि कोई प्रक्रिया से बच न पाए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी न हो पाए। बिल्कुल। और कुछ खास हालात के लिए तो और भी विशेष नियम हैं। जैसे अगर प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में रहता है तो सम्मन सीधे नहीं भेजते, बल्कि वहां की उस अदालत को भेजा जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वो रहता है, और फिर वो अदालत तामील करवाती है। ये धारा 28 और नियम 21 में है। अगर विदेश में रहता है और वहां कोई एजेंट नहीं है तो डाक से, फैक्स, ईमेल से या उस देश में भारत के राजनीतिक एजेंट या वहां की अदालत के जरिए भेजा जा सकता है। ये नियम 25-26 में है। अच्छा, विदेश के लिए भी प्रावधान है। जी हाँ, अरे कोई सरकारी कर्मचारी है या रेलवे में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में काम करता है तो समन उसके दफ्तर के हेड के जरिए भेजा जाता है। नियम 27। अगर कोई सैनिक, नाविक या वायु सैनिक है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर के जरिए। नियम 28। अगर कोई जेल में बंद है तो जेल के इंचार्ज ऑफिसर के जरिए। नियम 24। अगर समन किसी कंपनी या कॉरपोरेशन पर करना है तो उसके सेक्रेटरी या डायरेक्टर या किसी मुख्य अधिकारी को तामील कर सकते हैं, या फिर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर डाक से भेज सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर पर तामील करना ही काफी माना जाता है, जब तक कि फर्म भंग ना हो चुकी हो। अगर भंग हो गई है तो फिर सभी पर करना होगा। बाप रे, काफी सारे नियम हैं अलग अलग स्थितियों के लिए। हाँ, कानून ने कोशिश की है कि हर स्थिति को कवर किया जाए। अच्छा, अब मान लीजिए कोई जानबूझकर समन लेने से ही मना कर दे तो,
या बाद में कहे कि जी तामील ठीक से नहीं हुई थी, मुझे तो मिला ही नहीं। देखिए, अगर तामील करने वाला अधिकारी रिपोर्ट देता है कि प्रतिवादी ने समन लेने से या रसीद पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया, तो नियम 9 और कुछ पुराने केस जैसे पुवाड़ा वेंकटेश्वरा बनाम चिदामना वेंकट 1976 के अनुसार इसे भी वैध तामील ही माना जाता है। उसका इनकार करना तामील को रोकता नहीं है। अच्छा, इनकार करने पर भी तामील मानी जाएगी? जी, और अगर किसी को तामील के तरीके पर कोई आपत्ति है, कोई एतराज है, तो उसे वो एतराज जल्द से जल्द, मतलब पहली सुनवाई पर या उससे पहले ही उठाना चाहिए। भेरूलाल बनाम शांतिलाल 1984 मामले में यही कहा गया कि अगर आपने समय पर आपत्ति नहीं उठाई तो बाद में ये माना जाएगा कि आपने उस आपत्ति को उठाने का अपना हक छोड़ दिया है, वेव कर दिया है। और अगर कोई समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न हो तो उसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। सीपीसी की धारा 32 है जो कोर्ट को कुछ अधिकार देती है। कोर्ट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करने और उसे बेचने का आदेश दे सकती है, उस पर जुर्माना लगा सकती है जो 5,000 रुपए तक हो सकता है, या फिर उसे आदेश दे सकती है कि अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए वो कोई सिक्योरिटी, कोई जमानत जमा करे। यानी समन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। ये तो हुई प्रतिवादी की बात, लेकिन किसी भी मुकदमे में सच का पता लगाने के लिए गवाहों की गवाही बहुत जरूरी होती है। उन्हें अदालत में कैसे बुलाया जाता है? क्या उनके लिए भी यही सब तामील के नियम लागू होते हैं? हाँ, प्रक्रिया काफी मिलती जुलती है, लेकिन गवाहों को बुलाने के लिए सीपीसी में एक अलग आदेश है, आदेश 16 या ऑर्डर 16। इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ गवाहों पर लागू होती हैं। सबसे पहली बात, मुकदमे में जब मुद्दे तय हो जाते हैं यानी इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, उसके 15 दिन के अंदर पार्टीज को उन गवाहों की लिस्ट कोर्ट में देनी होती है जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। 15 दिन के अंदर? हाँ, नियम 1 यही कहता है, चाहे गवाही दिलवाने के लिए बुलाना हो या उनसे कोई दस्तावेज पेश करवाने के लिए। हालांकि नियम 1 ये भी कहता है कि पार्टी चाहे तो बिना समन जारी करवाए भी खुद से अपने गवाहों को सुनवाई के दिन पेश कर सकती है। अच्छा, तो लिस्ट देना जरूरी है पर समन जरूरी नहीं? लिस्ट देना इसलिए जरूरी है ताकि दूसरी पार्टी को पता रहे कि कौन कौन गवाही देने आ सकता है। समन तब जरूरी होता है जब आपको लगे कि गवाह शायद अपने आप ना आए या उसे आधिकारिक तौर पर बुलाना जरूरी है। ठीक है। और क्या गवाहों को बुलाने का कोई खर्चा भी देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये एक अहम बात है। नियम 2 कहता है कि जो पार्टी किसी गवाह को समन के जरिए बुलाना चाहती है, उसे समन जारी करवाने से पहले कोर्ट में गवाह के आने जाने का खर्चा और कम से कम 1 दिन वहां रुकने और खाने पीने का खर्चा, जिससे डाइट मनी कहते हैं, उसका अनुमानित पैसा जमा करना होता है। ये पैसा कोर्ट तय करती है? हाँ, कोर्ट तय करती है। अगर गवाह कोई एक्सपर्ट है, जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर, तो उसे उसकी विशेषज्ञता के लिए अलग से उचित मुआवजा भी दिलाया जा सकता है। आजकल एक सुविधा और है नियम 24 में। अगर पार्टी खुद ही गवाह पर समन तामील कर रही है, जिसकी इजाजत नियम 7A देता है, तो वो ये खर्चे का पैसा सीधे गवाह को हाथ में दे सकती है, कोर्ट में जमा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, और अगर पैसा कम पड़ जाए तो? अगर कोर्ट को लगता है कि जमा किया गया पैसा या गवाह को दिया गया पैसा काफी नहीं है, तो कोर्ट उस पार्टी को और पैसा जमा करने का आदेश दे सकती है, नियम 4। ठीक है। और गवाहों पर समन तामील कैसे होता है? वैसे ही जैसे प्रतिवादी पर? हाँ, नियम 8 कहता है कि गवाहों पर समन तामील करने के तरीके वही होंगे जो प्रतिवादी के लिए ऑर्डर 5 में दिए गए हैं, मतलब व्यक्तिगत तामील, डाक से भेजना, चिपकाना वगैरह। और जैसा मैंने कहा, नियम 7A पार्टी को खुद भी तामील करने की इजाजत देता है। और अगर गवाह समन मिलने के बाद भी ना आए तो क्या उस पर भी कार्रवाई होती है? बिल्कुल होती है। अगर गवाह को समन ठीक से तामील हो गया था और उसे खर्चा भी दे दिया गया था, फिर भी वो बिना किसी वाजिब कारण के कोर्ट में हाजिर नहीं होता, तो कोर्ट सख्त कदम उठा सकती है। नियम 10 से 13 में ये बताया गया है। कोर्ट पहले जांच करेगी कि तामील ठीक से हुई थी और खर्चा मिला था या नहीं। अगर हाँ, तो कोर्ट उसके नाम इश्तिहार, प्रोक्लेमेशन निकलवा सकती है कि वो हाजिर हो। अगर फिर भी नहीं आता, तो कोर्ट उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। यहां तक कि उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने और बेचने का आदेश भी दे सकती है, 500 रुपए तक की वसूली के लिए। और साथ ही उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है। बाप रे, गवाह ना आने पर भी इतनी सख्ती? हाँ, क्योंकि गवाह का बयान न्याय के लिए जरूरी हो सकता है। एक और अहम बात है नियम 14 में। कोर्ट को खुद भी ये अधिकार है कि वो मुकदमे के किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पार्टी हो या कोई बाहरी व्यक्ति, गवाह के तौर पर गवाही देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए खुद से समन भेज सकती है। अच्छा।
अगर कोर्ट को लगता है कि सच का पता लगाने के लिए या सही फैसला करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है। अच्छा, कोर्ट खुद भी बुला सकती है? जी हाँ। और गवाह का भी ये कर्तव्य है, नियम 1516, हाँ, कि अगर उसे बुलाया गया है तो वो हाजिर हो और जब तक कोर्ट उसे जाने की इजाजत न दे तब तक सुनवाई में मौजूद रहे। अब आते हैं उस दूरी वाले नियम पर। आपने कहा था गवाहों के लिए अलग है, क्या है वो? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। प्रतिवादी के लिए हमने 50 मील और 200 मील की बात की थी, लेकिन गवाहों के लिए नियम आदेश 16, नियम 19 थोड़ा अलग है। किसी गवाह को खुद आकर गवाही देने के लिए तभी मजबूर किया जा सकता है जब वो या तो उसी कोर्ट की स्थानीय सीमा में रहता हो, या अगर बाहर रहता है तो कोर्ट से 100 किलोमीटर के अंदर रहता हो। 100 किलोमीटर, प्रतिवादी के लिए 80 था। हाँ, गवाह के लिए 100 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक और पेच है। अगर उसके रहने की जगह और कोर्ट के बीच की दूरी का 5/6 हिस्सा या उससे ज्यादा रेल, स्टीमर, बस या किसी और पब्लिक गाड़ी से तय हो सकता हो, तो ये सीमा 500 किलोमीटर तक हो जाती है। 500 किलोमीटर? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और अगर हवाई जहाज की सुविधा है और पार्टी उसका किराया देने को तैयार है, तो शायद और दूर से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सीमाएं प्रतिवादी वाली सीमाओं से काफी अलग हैं। ये ध्यान रखना होता है। ये फर्क तो वाकई ध्यान रखने वाला है। अच्छा, और अगर गवाह जेल में बंद हो तो क्या उसे भी कोर्ट लाया जा सकता है? उसके लिए भी खास इंतजाम है। आदेश 16A पूरा इसी बारे में है। अगर जेल में बंद किसी कैदी की गवाही जरूरी है, तो कोर्ट जेल के इंचार्ज अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वो उसे पेश करे। पर यह आदेश आमतौर पर तभी दिया जाता है जब जेल कोर्ट से 25 किलोमीटर के दायरे में हो। नियम 2। सिर्फ 25 किलोमीटर? हाँ, और कोर्ट को यह भी लगना चाहिए कि सिर्फ कमीशन भेजकर गवाही लेना काफी नहीं होगा। कमीशन का मतलब होता है कि कोर्ट किसी वकील या अधिकारी को नियुक्त करती है कि वो जेल जाकर ही गवाह का बयान दर्ज कर लें। अगर दूरी 25 किलोमीटर से ज्यादा है या कोई और वजह है, तो कोर्ट आमतौर पर कमीशन ही जारी करती है। नियम 7। और हाँ, राज्य सरकार सुरक्षा कारणों से कुछ खास कैदियों को कोर्ट में पेश होने से छूट भी दे सकती है। नियम 4, भले ही कोर्ट ने आदेश दिया हो। अच्छा, सुरक्षा कारण भी देखे जाते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये समन भेजने और उसकी तामील करने की जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो प्रतिवादी के लिए हो या गवाह के लिए, ये महज एक क्या कहें रूटीन प्रक्रिया नहीं है। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि ऑडियो अल्ट्रम पार्टेम का सिद्धांत लागू हो, हर किसी को सुना जाए, किसी के खिलाफ उसकी पीठ पीछे या उसे बिना बताए कोई फैसला ना हो जाए। और ये सबूतों को, गवाहियों को, दस्तावेजों को अदालत तक लाने का एक व्यवस्थित तरीका मुहैया कराती है। तामील के इतने सारे अलग अलग तरीके इसीलिए बनाए गए हैं कि प्रक्रिया रुके नहीं, कोई जानबूझकर न्याय में देरी ना कर पाए। हालांकि जैसा कि आई प्लीडर्स वाले लेख में भी इशारा किया गया है, जमीनी हकीकत यह है कि आज भी समन से बचना या तामील में देरी करवाना मुकदमों के लटकने का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ये एक चुनौती है जिससे हमारा सिस्टम अभी भी जूझ रहा है। वाकई इस पूरी बातचीत के बाद तो किसी भी अदालती समन या नोटिस को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो न्याय तक पहुंच का एक दरवाजा है, एक साधन है। बिल्कुल, और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल करके हम समन तामील के इस प्रक्रिया को और तेज और फूल प्रूफ बना सकते हैं? सोचिए, क्या सुरक्षित डिजिटल तरीके जैसे कोई ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम हो या कोई एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग हो जिसे ट्रैक किया जा सके, क्या वो तामील को ज़्यादा भरोसेमंद बना सकते हैं? खासकर उन मामलों में जहां लोग जानबूझकर कानून की पकड़ से, तामील से बचने की कोशिश करते हैं। क्या तकनीक इसका कोई स्थायी हल दे सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में शायद हमें इसके कुछ नए जवाब मिले। इस गहरी और बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहराई से बात करने के लिए।